दुनिया में स्त्रियों के लिए जो सबसे घटिया देश है उनमें भारत आता है। और हम कहते हैं कि भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश है। तो संस्कृति में तो ये भी है, आप जानते हो कितनी ये अजीब बात कि बाप के लिए मर्यादा रखी गई है कि अगर तुमने अपनी अब जवान होती लड़की विदा नहीं करी तो जितनी बार घर में उसका मासिक धर्म होता है उतनी बार तुम एक हत्या के अपराधी बनते हो। बाप एकदम ऐसे पगला जाता है, कहता है शादी करो, अरे शादी करो इसकी, तो मैं तो अपराधी हुआ जा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इसकी विदाई कराओ, जल्दी इसकी विदाई कराओ, अरे बड़ी हो गई है अभी घर में क्या कर रही है, इसको भजाओ यहाँ से भेजो। तो लड़की को सेक्सुअल निगाह से देखना तो सबसे पहले परिवार में शुरू किया जाता है कि बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। ये सब तो हमारे यहाँ पे धर्म और संस्कृति के नाम पे चला। तो भारत की औसत महिला पुरुष से 150 साल पीछे चल रही है विकास के मामले में। उदाहरण के लिए भारत के औसत पुरुष के पास जितना पैसा 150 साल पहले होता था, भारत की औसत महिला के पास उतना पैसा आज है। ये सब क्या है? ये दिख नहीं रहा है कि ये सब नकलीपन है। जब आप दहेज के लिए पैसा जोड़ते हो, आपने एक बात कही कि आप बचपन से उसे सिखाओ, पढ़ाओ, संगीत सिखाओ, और इन सब में बहुत खर्चा होता है। बिल्कुल प्रॉपर, चाहे आप उनको टेनिस सिखाओ, चाहे आप उनको संगीत सिखाओ या कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजो। तो क्या होता है कि 18 साल या 22 साल या 25 साल के बाद उस लड़की को कहीं और चले जाना है। तो अब उसका कोई बहुत ज़्यादा कुछ खास नाता अपने घर से देखो, चले जाने की भी जो वजह है ना, वो सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगी, पर वो वजह भी बिल्कुल जानवरों वाली वजह है कि लड़कियों को कहीं और चले जाना है। पाशविक वजह है, बहुत सेक्सुअल वजह है। आप उस लड़की को सिर्फ एक प्रजनन की मशीन की तरह देखते हो और आप कहते हो कि ये अब बड़ी हो गई है, तो अब ये इसकी ज़िंदगी में जो प्रमुख चीज़ है वो सेक्स है। माने अब इसको घोंसला बसाना है और घोंसले में बच्चे देने हैं, तो उसके लिए इसको उधर भेज दो। अगर आप लड़की की ज़िंदगी को इतना सेक्सुअलाइज ना करो, तो मैं पूछ रहा हूँ कि माँ बाप को ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी है कि वो पागल रहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी विदाई कराओ, जल्दी इसकी विदाई कराओ, अरे बड़ी हो गई है अभी घर में क्या कर रही है, इसको भजाओ यहाँ से भेजो। ये सब क्या चल रहा है? तो लड़की का जो सेक्सुअलाइजेशन है वो ऐसा नहीं कि जो शहर के लफंगे हैं वही करते हैं। लड़की का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो शहर के लफंगे नहीं करते, उस सबसे पहले तो उसके माँ बाप खुद करते हैं। ये सुनते हो जी, अपनी प्रिया आप बड़ी हो रही है, थोड़ा आप सोचना शुरू करो कि हाथ पीले करने हैं, तो कहेंगे हाँ हाँ वो जौनपुर वाली फूफी तो 2 रिश्ते लेके आ भी चुकी है। तो लड़की को सेक्सुअल निगाह से देखना तो सबसे पहले परिवार में शुरू किया जाता है कि बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। बड़ी हो रही है माने क्या? वयस्क हो रही है, आंतरिक रूप से मैच्योर हो रही है, भीतर उसके बोध जागृत हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। ये सब नहीं देखना है। ये देखना है कि उसका जो शरीर है अब वो लड़की से स्त्री जैसा होता जा रहा है। तो अब जल्दी से इसको अब विदा करो, क्योंकि अब वहाँ जाएगी, सेक्स वगैरह करेगी, अब इसके बच्चे करने का समय आ गया है। तो वो जो पूरी निगाह है स्त्री के प्रति वो सेक्सुअल है, और वो सेक्सुअल निगाह घर से ही शुरू हो जाती है। फिर वो आगे भर ज़माने भर में चलती रहती है। वो सड़क पे चलती है, वो समाज में चलती है, मोहल्ले में चलती है, वो फिल्म में चलती है, वो ससुराल में चलती है, वो उसके जीवन के आखिरी पल तक चलती है कि कोई भी उसको देख ऐसे रहा है कि ये सेक्स की चीज़ है। और क्यों ऐसे देखा जा रहा है सेक्स की चीज़ है? क्योंकि उसका और आपने कोई विकास होने ही नहीं दिया। उसको आप ज्ञान की चीज़ की तरह नहीं देख सकते, उसको आप कौशल की चीज़ की तरह नहीं देख सकते, उसको आप नेतृत्व की चीज़ की तरह नहीं देख सकते, उसको आप कलाकार की तरह नहीं देख सकते, खिलाड़ी की तरह नहीं देख सकते, वैज्ञानिक की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों का उसमें कभी विकास होने ही नहीं दिया गया। तो ले देकर उसमें एक ही चीज़ बचती है, उसका शरीर। वही शरीर बचता है तो उसको शरीर की तरह देखा जाता है और बस हो जाता है कि इसका तो काम ही क्या है, ये पैदा ही इसीलिए हुई है कि इसको बच्चे पैदा करने हैं। तो जो वो पूरा देखने का तरीका है ना, वही पाशविक है। और वो पाशविक तरीका सिर्फ लड़की की तरफ नहीं होता, लड़के की तरफ भी होता है। हम लड़का भी अपने आप को ऐसे ही देखता है, मैं जानवर हूँ और वो मादा जा रही है, मैं नर पशु हूँ और वो मादा पशु है, तो हम दोनों के बीच एक ही तो रिश्ता हो सकता है, संभोग का। तो वो भी ऐसे ही देखते हैं। फिर उसी से आप देखते हो कितने तरीके के अपराध होते हैं और ये चल रहा है 50 चीज़ें। इन सब का समाधान तो एक ही होता है कि ये देह भाव जो है ये बचपन से ही बच्चों में कम करा जाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उनको समझ में आए कि वो चेतना पहले है, देह बाद में है।
लड़के को भी समझ में आए, लड़की को भी समझ में आए। लड़की को आप जब तक एक चेतना की तरह नहीं देखोगे, उसको देह की तरह देखोगे, तब तक आप क्या करोगे? यही करोगे कि मैं लड़की का बाप हूँ और लड़की मेरी बड़ी हो रही है और मुझे अब उसकी विदाई करनी है। संस्कृति में तो ये भी है, आप जानते हो कितनी ये अजीब बात, कि बाप के लिए मर्यादा रखी गई है कि अगर तुमने अपनी अब जवान होती लड़की विदा नहीं करी तो जितनी बार घर में उसका मासिक धर्म होता है उतनी बार तुम एक हत्या के अपराधी बनते हो। तो बाप की बिल्कुल रूह कांप जाती है, क्योंकि ये हमारी तथाकथित धार्मिक किताबों में बात लिखी हुई है कि अगर लड़की के पीरियड शुरू हो गए हैं, माने वो अब बड़ी हो गई है, तो जितनी बार उसका पीरियोडिक साइकिल चल रहा है उतनी बार बाप एक हत्या का गुनहगार बन रहा है। क्योंकि भाई उसके गर्भ में एक अंडा आया था और वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया क्योंकि तुमने उसकी शादी नहीं करी, तो वो जो भीतर अंडा था वो बिना फर्टिलाइज हुए ही वो ख़त्म हो गया, वो खून बन गया, बह गया। तो उस खून का अपराधी वो लड़की का बाप है। तो बाप एकदम ऐसे पगला जाता है, कहता है शादी करो, अरे शादी करो इसकी, तो मैं तो अपराधी हुआ जा रहा हूँ। ये सब तो हमारे यहाँ पे धर्म और संस्कृति के नाम पे चला है। हमारे यहाँ पे धर्म का मतलब ना उद्दालक रहा है, ना अष्टावक्र रहा है, ना अरुणि रहा है, ना याज्ञवल्क्य रहा है, ना उपनिषद, न गीता, न कबीर, न नानक। हमारे यहाँ पे धर्म और संस्कृति का यही सब मतलब रहा है। भारत जैसा अभागा देश कौन सा होगा जिसे अध्यात्म के सबसे चमकते हीरे मोती मिले, लेकिन फिर भी जिसने धर्म के नाम पे सारा कचरा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है और उसी कचड़े कूड़े को अपनी संस्कृति बोलता है। तो फिर देख लो उसका नतीजा कि भारत दुनिया में स्त्रियों के लिए सबसे खराब देशों में गिना जाता है। मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। तो जेंडर एम्पावरमेंट मेजर होता है एक GEM करके, और वैसे ही एक जेंडर डिस्पैरिटी मेजर करके कुछ होता है, ग्लोबल जेंडर गैप। उसमें अगर 180 देश नापे जाएंगे तो उसमें भारत का नंबर 150वां आएगा। एक के बाद एक इस तरीके की रिपोर्ट आती रहती हैं, तो उसमें भारत का जो स्थान है तो वो होगा 180 देशों में, कभी 140 होता है, कभी 160 होता है। तो दुनिया में स्त्रियों के लिए जो सबसे घटिया देश हैं उनमें भारत आता है, और हम कहते हैं कि भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश है। तो देख लो कि फिर क्या हमारा धर्म है, क्या हमारी संस्कृति है, और इसी संस्कृति को हम कहते हैं कि हमें बचाना है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहले बात हुई थी कि बचपन से उसकी इतनी ज़्यादा उसको सिखाया नहीं जाता, या उस तरीके से पढ़ाई तो एक बार को फिर भी हो जाती है, और जो एक एक्सपोजर होता है वो नहीं दिया जाता। तो क्योंकि उसको पता होता है कि भाई 18 या 22 या 25 साल के बाद उसको चले जाना है, पर जब वो एक बड़ी इंडियन फैट वेडिंग करता है तो वहाँ पर एटलीस्ट सोसाइटी में एक स्टेटस जो है अपना डेवलप होता है, और उसे मतलब उस चीज़ से उसकी प्राइड की पूर्ति होती है, कुछ तो मिलता है। देखो वही बात है ना, अगर आप नहीं जानते कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपकी अगर अपनी आंतरिक दृष्टि कभी विकसित ही नहीं हुई है, आपने कभी वो नहीं पाया है जिसको कहते हैं आत्मा, मैं, तो आप मजबूर हो जाते हो समाज के अनुसार चलने को। आपकी नज़रों में अपनी कोई इज्जत नहीं रह जाती, क्योंकि आपकी अपनी कोई नज़र है ही नहीं, तो इज्जत कहाँ से होगी? तो फिर आप इज्जत ढूंढते हो समाज की नज़र में। फिर समाज में जो कुछ भी चल रहा होता है आप वही करते हो कि मैं यही सब करूँगा तो समाज मुझे इज्जत देगा। तो लड़की भले आपकी अशिक्षित रह गई हो लड़की अशिक्षित आपने छोड़ दी, लेकिन आप उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करते हो, क्योंकि समाज वाले आएंगे कहेंगे वाह क्या शादी कर दी। वहाँ आपने मंच पे लड़की बैठा दी है, वो जितने भी 22-25 साल की हो गई है, पर वो इंसान ही नहीं बनी अभी तक, क्योंकि आपने उसको ठीक से न परवरिश दी न शिक्षा दी, लेकिन आपने उसको गहने दे दिए भर भर के। 12वीं तक आपने उसको ठीक से पढ़ाई नहीं।
और भारत की शिक्षा व्यवस्था हम जानते ही हैं कैसी है। 12वीं करा भी दी तो 12वीं के बाद वहीं अपने छोटे शहर के किसी लोकल कॉलेज में कह दिया कि जाके तू बीए कर ले। मुझे बीए की डिग्री से कोई समस्या नहीं है, विदेशों में बीए की डिग्री भी बहुत ऊंची होती है, लेकिन भारत में बीए की डिग्री का अर्थ हम सभी जानते हैं, वो भी छोटे किसी कस्बे में, स्मॉल टाउन में आप उसको जाके भेज दें कि जा यहीं चली जाओ और यहाँ जाके कर ले। तो आपने क्या अपनी लड़की को ज़िंदगी दी और भविष्य दिया है, लेकिन फिर आप उसको गहनों से लाद रहे हो और लोग वाहवाही दे रहे हैं, क्या गहने लादे हैं, वाह वाह वाह, माथुर जी के यहाँ क्या ज़बरदस्त शादी हुई थी। छोटे से छोटे शहर में चले जाओ, वहाँ लाइन से बैंकेट हॉल होते हैं, होटल भी बनते हैं, जो अच्छे अच्छे होटल होते हैं उन्हें जल्दी ही बैंकेट हॉल बन जाना पड़ता है, क्योंकि भारत में यही एक चीज़ है जो सदाबहार है, विवाह। तो बैंकेट हॉल का धंधा चमकता है, हमेशा चमकता है। इसी में जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती है, उसका भी दहेज से सीधा सीधा संबंध होता है कि आपको पढ़ाया ही ज़्यादा या उतना एक लिमिट तक इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उससे दहेज में थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे तो फिर मामला हाथ से निकल जाता है, उल्टा भी पड़ जाता है। लड़की हाथ से निकल जाती है ना, ज़्यादा पढ़ लिख गई तो उसको इतना नहीं पढ़ाया जाता। पहली बात तो अपने बाप के हाथ से निकल जाती है, और दूसरी बात अब वो किसी और के बाप के हाथ में भी नहीं आती है। तो लड़के का बाप भी अब बहुत घबराता है, इतनी पढ़ी लिखी लड़की अगर घर ले आए तो वो कहेगी कि मैं लेबोरेटरी में जाऊंगी, किचन में अब थोड़ी जाऊंगी। वो पढ़ी लिखी है, केमिस्ट्री में पीएचडी करके बैठी है, तो वो कहती किचन में क्या करूंगी, मुझे तो लेबोरेटरी चाहिए। तो वो ये भी चलता है कि ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं तो लड़का नहीं मिलेगा, और जल्दी इतना पढ़ा दो बस कि लड़के वाले इसको स्वीकार करें, लड़के वाले भी बोल सकें अपने समाज में कि पढ़ी लिखी बहू लेकर के आए हैं। अब उसकी इस पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या होना है, तुम उसे घर में बैठा दोगे, ठीक है ना। वो कुछ पढ़ के आई है, वो फिलॉसफी में फिनोमेनोलॉजी पढ़ के आई है, और तुमने उसको कह दिया है कि अब बढ़िया वाला जो सुबह सुबह चाय बना दिया कर सबके लिए, ये तेरा काम है। काहे के लिए उसको वो सब पढ़ाया था। और गेस्ट आया करे तो उनसे उस तरीके की हाँ, और जो गेस्ट आए, और गेस्ट होते हैं ज़्यादातर गंवार गेस्ट हैं, और वो जितने गंवार गेस्ट हैं उनके सामने तू भी उतनी ही गंवार बन जाए, क्योंकि वहाँ तूने अगर ज्ञान की बात कर दी तो कहा जाएगा ये लड़की बड़ी एरोगेंट है। जितने भी मूर्ख लोग आया करें तुम्हारी जान पहचान के और रिश्तेदारी के, उनके सामने लड़की बिल्कुल बराबर की मूर्ख बन जाए, भले कितनी पढ़ी लिखी हो। ये सब क्या है, ये दिख नहीं रहा है कि ये सब नकलीपन है, ये ज़िंदगी की खराबी है, ये संबंधों की व्यर्थता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि संबंध चीज़ क्या होती है। हम सोए हुए और डरे हुए लोग हैं, बेहोश आधी नींद में हैं और कांप रहे हैं क्योंकि कुछ जानते नहीं। तो हमको जो दिख जाता है उसी के पीछे चल देते हैं, जैसा बता दिया जाता है वैसे ही कर देते हैं। हमारा अपना कोई अस्तित्व, हमारी अपनी कोई चेतना, कोई दृष्टि, कोई मूल्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ ऐसे ही है, परंपरा समाज, परंपरा समाज, परंपरा समाज, परंपरा समाज। इसमें आचार्य जी जो दहेज की कुप्रथा है ये यूरोप में भी थी, और वहाँ पर जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे वहाँ ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पर वो गिरी है। पर अगर हम भारत की बात करें, भारत के आंकड़ों की बात करें तो उल्टा है। यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो दहेज बढ़ा है जी। वजह बहुत मज़ेदार है। वजह यह है कि यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट का फल था। यूरोप में दार्शनिक पहले आया है और व्यापारी बाद में आया है। यूरोप में पहले हुई है वैचारिक क्रांति और फिर हुई है औद्योगिक क्रांति। यूरोप में पैसा ऐसे ही नहीं आ गया। यूरोप में पहले फिलॉसफी आई है, फिलॉसफी से साइंस आई है, साइंस से टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी से पैसा आया है। तो पहले वहां मन खुला है,
विचार खुले हैं, चेतना खुली है, और फिर जाके तिजोरी खुली है। आप बात समझ रहे हो? यूरोप भी बड़ा गरीब ही था। अभी आप अगर 500 साल पहले तक चले जाओ तो उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। भारत और चीन अर्थव्यवस्था में यही अग्रणी देश थे 17वीं शताब्दी तक भी। फिर यूरोप में आई वैचारिक क्रांति, फ्रांस में आई, ब्रिटेन में आई, जर्मनी में आई, एक से एक फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में क्या क्या वहाँ पे दार्शनिक पैदा हुए। उन्होंने बात करी, उन्होंने विचार किया, उन्होंने ज़िंदगी को जानने की कोशिश करी। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे नाम हैं, आप जानते ही, वोल्टायर हैं, स्पिनोज़ा हैं, और नीत्शे हैं, और अभी हाल में आओगे तो सार्त्र हैं। तो वो पूरी परंपरा है उनकी विचारकों की। साइमन डे बीवर। हाँ, तो उन्होंने पहले सोचा, उस फिलॉसफी से साइंस निकली है। न्यूटन उदाहरण के लिए पहले एक दार्शनिक हैं, उसके बाद एक वैज्ञानिक हैं। फिलॉसफर न्यूटन पहले हैं और उसके बाद वो एक वैज्ञानिक हैं। फिर उस विज्ञान से निकलती है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, और फिर उस प्रौद्योगिकी से आता है पैसा। यूरोप में ये हुआ है। तो इसलिए यूरोप में जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे ये भी देखा गया कि जितने भी काम बंद दिमाग के थे वो हटते गए। लेकिन भारत में पैसा आ गया है बिना दिमाग के खुले। भारत में पैसा आता जा रहा है और दिमाग खुला नहीं है। एकदम मूर्ख आदमी होगा लेकिन उसके पास पैसा आ जाता है। बहुत कारण हो गए हैं। भारत में जो पैसा आ रहा है ना, वो बहुत सारा पैसा तो इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत अब ग्लोबली कनेक्टेड हो गया है। तो उदाहरण के लिए भारत में अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो गए हैं जहाँ पे आपका मानसिक विकास भले ही बहुत ना हुआ हो लेकिन फिर भी आपको पैसा मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर, ये जो पूरी आईटी और आईटीईएस है, ये भी उन्हीं क्षेत्रों का उदाहरण है कि आपने हो सकता है कुछ ढंग की पढ़ाई लिखाई ना करी हो, आपके पास बस एक ऐसे ही बीटेक डिग्री है, लेकिन उस बीटेक डिग्री के कारण आप मोटे डॉलर कमा रहे हो, और आपसे इतिहास की 2-4 बातें पूछ दी जाएं, दर्शन की 2-4 बातें पूछ दी जाएं, समाजशास्त्र की 2-4 बातें पूछ दी जाएं, आपको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आपने एक बीटेक डिग्री कर ली है 4 साल की, 17 की उम्र में घुसे थे, 21 की उम्र में वो एक बीटेक डिग्री लेके निकल आए और आप मोटा पैसा कमा रहे हो। तो मन तो खुला नहीं ना, पैसा आ गया मन खुला नहीं, पैसा आ गया मन खुला नहीं। तो इन भाई साहब की अब जब शादी होगी तो दहेज जरूर लेंगे, क्योंकि मन का तो विकास हुआ नहीं है ना, चेतना तो अभी इनकी विकसित हुई नहीं है, बस उस बीटेक डिग्री से इनको डॉलर आने लग गया है। अब और भी बहुत चीज़ें होती हैं कि भाई कोई 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 किसान है, उसका खेत है, उसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और बदले में बहुत सारा पैसा दे दिया, तो अब घर में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन मन का तल तो अभी वही है जैसे पहले होता था। मैं नहीं कह रहा कि सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे ही होते हैं या कि सब किसान ऐसे ही होते हैं, पर उदाहरण के तौर पे एक बता रहा हूँ, एक मिसाल है। तो अब आपकी ज़मीन ले ली सरकार ने और आपको पैसा दे दिया, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन आपका मन तो वैसे ही है ना जैसे पहले होता था। तो फिर आपकी पुराने तौर तरीके और परंपराएं वैसे ही चलती रहती हैं। देखो, लक्ष्मी तभी भली हैं जब सरस्वती के पीछे पीछे आएँ। ये थोड़ा पुराने तरीके से समझा रहा हूँ। जब लक्ष्मी आ जाती हैं और सरस्वती नहीं आई हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। यूरोप में ज्ञान पहले आया, धन बाद में आया। भारत में ज्ञान कहीं नहीं है और धन आना शुरू हो गया है। नतीजा क्या हुआ है कि धन जितना आता जा रहा है, दहेज उतना बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो इसमें आचार्य जी, भारत इतना पीछे कैसे रह गया? सामाजिक मूल्यों की बात है। देखो, मूल्यों की बात है तो ऐतिहासिक एक धारा रही है, वो धारा सब जगह बहती है। उसमें कुछ लोगों को उठना पड़ता है जो समाज को सही मूल्य दें। समाज की प्राकृतिक अवस्था तो पशुता की ही है, चाहे भारत हो चाहे यूरोप हो। समाज में कुछ विद्रोहियों को, विचारकों को उठना पड़ता है जो धारा के विरुद्ध जा कर के समाज को सही मूल्य दें। भारत में भी ऐसे लोग हुए हैं जी। अभी और वैसे लोग चाहिए। जी। इसी में कुछ डेटा है
वो मैं शेयर करना चाहूँगी ग्लोबल जेंडर गैप के अराउंड। तो 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है 146 कंट्रीज़ में से 135 रहा। हाँ लो 146 देशों में हमारा भारत 135वें स्थान पर है महिलाओं की स्थिति के मामले में। जी क्या बोलें, उसमें बांग्लादेश 71 पर है। हाँ बांग्लादेश हमसे बहुत आगे, श्रीलंका हमसे बहुत आगे, पाकिस्तान भी आगे होगा या आसपास ही होगा कहीं। सऊदी अरेबिया जो है वो 127 पे है, वो भी सऊदी अरेबिया भी हमसे बहुत आगे है। और हम यही कहा करते हैं कि देखो अरब में तो महिलाओं का शोषण होता है, अरब में महिलाओं का शोषण होता है अरब की महिलाएं भी भारत की महिलाओं से बेहतर हालत में है। जी। और इसी ग्लोबल जेंडर गैप को अगर हम वर्षों में नापें तो रिसर्च के अनुसार एक औसत पुरुष में और एक औसत महिला में 138 ईयर्स का डिफरेंस है। वो ग्लोबल है, वो ग्लोबल है। अगर भारत की बात करें तो वो 149 ईयर्स है। तो भारत की औसत महिला पुरुष से 150 साल पीछे चल रही है विकास के मामले में भारत की औसत महिला भारत के औसत पुरुष से 150 साल पीछे चल रही है विकास के मामले में। उदाहरण के लिए भारत के औसत पुरुष के पास जितना पैसा 150 साल पहले होता था, भारत की औसत महिला के पास उतना पैसा आज है। भारत का औसत पुरुष जितने अधिकार 150 साल पहले रखता था, भारत की महिला आज खींचतान के मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाई है भारत का औसत पुरुष जितनी शिक्षा पहले रखता था या प्रशासन और व्यवस्था में जितना दखल रखता था 150 साल पहले, भारत की महिला बड़ी मुश्किल से आज खींचतान के वहाँ तक पहुँच पाई है। महिला पुरुष से 150 साल पीछे चल रही है। ये खैर पूरे विश्व की यही हालत है। विश्व में भी 138 साल का फासला है, भारत में 150 साल का फासला है। उसमें बहुत सारे देश हैं, एटलीस्ट कुछ तो ऐसे देश हैं ही जिन्होंने इस जेंडर गैप को क्लोज करा है 80%, 90%। तो उसके लिए हमें लोग चाहिए ना जो सोच सकें। अगर आपका दिमाग परंपरा और प्रथा से इतना बंध गया है कि वो सोच ही नहीं सकता, तो विकास कैसे होगा? बात बात में आप परंपरा संस्कृति करते रहते हो, तो कोई बेहतरी कैसे होगी? कुछ भी शुभ कैसे होगा फिर? और उसका नतीजा आंकड़ों में सामने है। बात मेरे या आपके मत की या ओपिनियन की नहीं है ना। आंकड़े तो देख लो एक बार, यथार्थ तथ्य देख लो ज़मीन में। बात इसकी नहीं है कि आप बोल दो नहीं साहब हमारी संस्कृति और परंपरा श्रेष्ठ है और मैं बोलूँ नहीं उसमें सुधार की ज़रूरत है। आंकड़े देख लो, तथ्यों को देख लो, तो पता चलेगा कि क्या बात है। और इसी में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जेंडर गैप जो है वो 162 ईयर्स का है। 162 साल। तो माने आम पुरुष के पास जितने राजनीतिक अधिकार 160 साल पहले होते थे, भारतीय महिला के पास अभी खींचतान के उतने हुए हैं। वो इतना पीछे चल रही है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी जेंडर गैप 169 ईयर्स का है। वो इतना पीछे है ना कि अब आपके बोलने से पहले ही सब समझ जा रहे होंगे कि अब फिर से कोई आंकड़ा आ रहा है 150 साल 170 साल का। तो ये सब समझ ही जा रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है, एकदम गिरी हुई हालत है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि भारत में तो हमने स्त्री को देवी मानकर पूजा है। 5 करोड़ महिलाएं गायब हैं, उनकी हत्या कर डाली, हर तरीके से महिलाओं की दुर्दशा कर डाली, और राग यही अलाप रहे हो कि हम तो देवी मान के पूजते हैं। जानते हो एक बहुत विचित्र बात, भारत के जो सबसे ज़्यादा धार्मिक ज़िले हैं उनमें जो लिंग अनुपात है, जेंडर रेशियो, वो उतना ही ज़्यादा बुरा है। ये कितनी विचित्र बात है, कितनी अजीब बात है, कितनी ज़्यादा अजीब बात है कि जगह अगर धार्मिक हो रही है तो हम तो ये मानेंगे ना कि वहाँ करुणा आएगी, हाँ, निस्वार्थता आएगी, प्रेम आएगा, निष्कामता आएगी। जगह अगर धार्मिक हो रही है, क्योंकि धर्म का संबंध तो करुणा से है। लेकिन होता ये है कि जो जगह जितनी धार्मिक है वहाँ महिलाएं उतनी ज़्यादा मारी जा रही हैं। ये क्या, कौन सी हमने रीत चला रखी है? इसी में आचार्य जी बहुत सारी महिलाएं हैं जो दहेज के चलते डोमेस्टिक वायलेंस को झेलती हैं। उनके साथ होता है, हर प्रकार से होता है, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, और वही जब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो वो फिर आंकड़ों में डेथ
की तरह हमारे हाँ, उसको हम कह देते हैं उसकी मौत हो गई। उसको हम ये मानते ही नहीं है कि वो वास्तव में दहेज हत्या है। वो तिल तिल करके घुट घुट करके मर रही थी, फिर एक दिन मरी गई। तो हम कह देते हैं तो साधारण मृत्यु हुई है। वो साधारण मृत्यु नहीं है, वो दहेज हत्या ही है। वो स्लो पॉइजनिंग करी गई है उसकी। तो अभी सवाल उन महिलाओं के लिए है जो इनमें फंसी हुई हैं या फंस सकती हैं या उसी चीज़ के बीच में है, वो क्या कर सकती हैं? क्योंकि उनका जो खुद को देखने का नज़रिया है वो वही है जो उन्हें बचपन से बता दिया गया है कि आप बड़े होगे, शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे होंगे और उस बच्चे को अब आपको पालना है, बड़ा करना है, यही आपका जीवन। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी महिला को अपनी, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी के बिना कोई आज़ादी नहीं होती। फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे पीछे आती है। जब तक महिला को ये रहेगा कि मेरी जिम्मेदारी कोई और उठाए, तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकती। ये बात बहुत अच्छे से समझ लें सब महिलाएं, सब देवियां। जितना आपके मन में ये बात बैठी रहेगी ना कि मेरी जिम्मेदारी तो किसी और की है, पहले पिता की है, फिर पति की है, बाद में किसी और की है, पुत्र की है, तो तब तक आपके लिए किसी प्रकार की स्वतंत्रता, स्वावलंबन संभव नहीं है। You're at the mercy of the other. आपको जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। आप दूसरों पर दोष नहीं दे सकते। आपको कहना पड़ेगा कि अतीत कैसा भी रहा हो, जो भी ऐतिहासिक कारण हो मेरी दुर्दशा के, लेकिन अपने उत्थान की जिम्मेदारी तो मैं खुद लूँगी। वो जिम्मेदारी आप जब तक स्वयं नहीं स्वीकारेंगी, आपको जो इंसान होने की बिल्कुल न्यूनतम साधारण गरिमा होती है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। आप बच्ची बन के रह जाएंगी। और जैसे हमारी जो जो दुनिया भर में जो 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 मानसिकता है वो चाहती ही यही है कि स्त्री कभी पूरे तरीके से एक विकसित परिपक्व मनुष्य न बने। स्त्री बेबी बनी रहे, बस बेबी। तो उसको जब सुंदर दिखाना होता है तो उसको कपड़े भी बच्चों वाले पहना दिए जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों के झबले होते हैं ना, वो उसको लड़की को पहना दिए जाते हैं ताकि वो कभी विकसित ना होने पाए। उससे बातचीत भी ऐसी करी जाती है जैसे छोटे बच्चों से करी जाती है। और नतीजा ये होता है कि लड़की के मन में भी ये बात आ जाती है कि somebody else is responsible for my upkeep। और वो बड़ी आसानी से अपनी सुरक्षा का और अपनी वेलफेयर का जिम्मा किसी और को दे देती है। उसको लगता है ऐसा तो होता ही है ना, अगर पति साथ चल रहा है तो मुझे सुरक्षा पति देगा ना, ये ऐसा तो होता ही है। यहाँ तक कि पति छोड़ दो, एक साधारण उसका कोई दोस्त भी बन जाता है स्कूल में, कॉलेज में, तो भी वो उस पर कई तरह की जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर देती है और वो खुद भी जिम्मेदार बनना शुरू हो जाता है। वो भी 8वीं 9वीं के लड़का लड़की होंगे और उनका आपस में जो व्यवहार होगा, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी से पति पत्नी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वो जो लड़की है 8वीं की, अभी से अपनी कुछ जिम्मेदारियां उस लड़के पे डाल रही है और लड़का भी अब बिल्कुल पुरुष की तरह उसकी जिम्मेदारियां स्वीकार करने को खड़ा हो गया है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम अपनी कॉपी घर भूल आई हो, मैं जाके ले आता हूं तुम्हारी कॉपी घर से। अच्छा तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, लाओ मैं कर देता हूं, सामान उठा, तुम्हारा सामान मैं उठा देता हूं। और भी बहुत तरीके की चीज होती है छोटी मोटी, आप खुद ही देख लोगे तो जान जाओगे। तो जिम्मेदारी वाली बात, मैं जिम्मेदार हूं, मैं किसी पर आश्रिता नहीं रहूंगी। और जब तक ये आश्रित होने का लालच लड़की के, महिला के मन से नहीं निकलता, तब तक उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। और ये बहुत बड़ा लालच होता है कि मेरा काम कोई और कर दे, मेरी जिम्मेदारी कोई और उठा ले, तुम आगे या काम कर दो, मैं पीछे से बैकएंड काम कर दूंगी, हाउसकीपिंग कर दूंगी, आगे जो मोर्चे पे जाके लड़ाई लड़नी हो तुम लड़ो। कहते हैं पुरुष बाहर का काम करेगा, स्त्री घर का काम करेगी। जब तक ये सब चलता रहेगा कि पुरुष बाहर का कर रहा है, स्त्री घर की कर, स्त्री के लिए कोई उम्मीद नहीं है। उसको पूरी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। एक स्वतंत्र वयस्क मनुष्य की तरह उसको अपने आप को देखना पड़ेगा, न बच्चे की तरह, न आश्रिता की तरह। आश्रिता नहीं। और हर महिला, हर लड़की जो सुन रही हो इसको, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप खोजिए कि आपके जीवन में आश्रयता, डिपेंडेंस कहाँ कहाँ पर है। जहाँ जहाँ आप डिपेंडेंट हैं वहीं वहीं आपकी बेड़ियाँ हैं, वहीं वहीं आपका नर्क है। और
देखिए, डिपेंडेंस ना दोनों तरफ बर्बादी करती है। आप किसी पर आश्रित हो तो आप तो नर्क में गए ही गुलामी के, आप जिस पर आश्रित हो उस पर भी तो बोझ ही बने ना, उस बेचारे की भी ज़िंदगी खराब होती है। तो प्रेम भी दो स्वतंत्र मनुष्यों के मध्य ही हो सकता है। दो लोग जिसमें से एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है, डिपेंडेंट है, इन दो के मध्य तो प्रेम भी नहीं हो सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस नहीं आएगी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो सबसे पहले जिम्मेदारी, दायित्व। मेरी जिंदगी मेरा दायित्व, मैं देखूंगी, और जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाऊंगी, जो भी दुख सहना पड़ेगा मैं सहूंगी, चुनौतियां मैं स्वीकारूंगी, चोट मैं खा लूंगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी के कंधों पर चढ़कर जीवन की यात्रा नहीं करूंगी। इसी में आचार्य जी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। बिल्कुल। जहाँ पर आप अपने डिसीजंस अपनी ज़िंदगी के खुद ले मैं सकते। ये नहीं समझ में आता कि लड़की हो लड़का हो कोई हो, वो जीवन भर किसी दूसरे की कमाई कैसे खा सकता है। जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग, प्रकरण, ऐसी अवधियां आ सकती हैं जब आप किसी वजह से खुद नहीं कमा रहे। वो सबके साथ होता है। कई बार आप स्वेच्छा से ही कह देते हो कि भैया 1 साल तक मैं कमाऊंगा नहीं। यूरोप अमेरिका वाले होते हैं, वो 6-6 महीने काम बंद करके घूमने निकल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप कह दो कि मेरा जीवन ही यही है कि कोई और मेरे लिए कमाता है, तो ये बात ही मुझे आज तक समझ में ही नहीं आई, मेरे खोपड़े में घुसती ही नहीं है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, कैसे कर सकते हो भाई तुम ये। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा कोई टीनेज लड़का या लड़की भी कैसे कर सकता है। आप जब 17-18 साल के हो जाओ, एक बार आप वयस्क हो गए शरीर से, मन से, उसके बाद आपको लाज आनी चाहिए अपने माँ बाप से भी पैसे मांगने में। मैं उदाहरण देता रहा हूँ कि हम IIT पहुँचे थे, 17 साल के थे हम लोग जब पहुँचे थे। कोई 17 का होता है, कोई सेकंड राउंड में आया तो 18 का। वहाँ पर ही लड़कों को ये बात समझ में आने लग गई थी कि घर से पैसे लेना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो आसपास ये JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, कालू सराय एक जगह है IIT दिल्ली के पास ही। तो वो लोग अपने जो उनके स्टूडेंट्स होते थे, कोचिंग के स्टूडेंट्स, उनकी कॉपियाँ चेक करने के पैसे दिया करते थे। तो IIT के लड़के वहाँ पर चले जाएं और उनकी कॉपियाँ चेक करें, और एक कॉपी चेक करने का 10 रुपया मिलता था उस समय में, और बहुत होता था। आज से एकदम 30 साल पहले की बात, 28 साल पहले की। तो वो कि कौन जाएगा बार बार घर में पैसे मांगने। और इसी तरीके से ट्यूशन, अब 8वीं 10वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, तो IIT के स्टूडेंट जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, उसके पैसे मिल जाते थे। तो वहीं से ये बात आ जाती थी कि भाई ये अपने लिए एक अपमान की बात है अगर अब इतने बड़े हो गए और पैसे मांगना पड़ रहा है। हमारी भी कुछ गरिमा है ना, कोई आत्मगौरव है हमारा। और ये बात 17-18 साल में समझ में आ गई थी। ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ लोगों को 28 साल में नहीं समझ में आती, 48 साल में नहीं समझ में आती, और कुछ लोगों को 68 साल में भी ये बात समझ में नहीं आती। 2 आंकड़े हैं। पहला आंकड़ा है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो का। वो बताता है कि भारत में वो गिर गया है, 8.8% हो गया है 2023 में, जिसके अनुसार अगर 100 महिलाएं हैं तो सिर्फ और सिर्फ 9%, 8.8 जो है, 9 महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं या करना चाहती हैं। 90% से ज़्यादा महिलाएं ना तो काम कर रही हैं ना ही करना चाहती हैं। और इसी के साथ दूसरा आंकड़ा है कि एक औसतन महिला जो है घर में करीबन 7 से 7.5 घंटे रोज़ काम करती है, जो कि एक अनपेड वर्क होता है। तो यहाँ पर एक देखो वही बात है जो हमने कही थी ना कि लड़की का बाप होता है, पैसे तो इकट्ठा करता ही है लड़की के लिए, पर वो पैसे गलत दृष्टि से, गलत नीयत से और गलत उपयोग के लिए इकट्ठा करता है, कहता है दहेज दूंगा। इसी तरीके से महिला बेचारी काम तो करती ही है घर में, लेकिन वो एक बहुत साधारण स्तर के काम में फंस गई है। और जितने संस्कृतिवादी हैं वो उसको बताते रहते हैं, नहीं नहीं ये बहुत ऊंचा काम है, घर का काम करने से ऊंचा काम तो कोई हो ही नहीं सकता, तू यही काम किया कर।
थोड़ा सा हम ज़रा ज़मीन की बात कर लें, थोड़ा होश की बात कर लें। बिस्तर की गंदी चादरें बदलने और धोने में कौन सी ऊंचाई है, बताओ मुझे, बताओ ना। और अगर बहुत ऊंचा काम है तो पुरुष क्यों नहीं करता? स्त्री को छोड़ दो, बाहर कमा लेगी। जूठे बर्तन रगड़ रगड़ के मांजने में कौन सी ऊंचाई है, बताओ मुझे। कहते हैं नहीं प्रेम है ना, इसमें प्रेम है। तो स्त्री की ओर से ही प्रेम रहेगा क्या? पुरुष की ओर से भी कुछ प्रेम आ जाए भाई। अगर प्रेम का पैमाना यही है कि कढ़ाई मांजी जा रही है, तो पुरुष भी कढ़ाई मांज के अपने प्रेम का प्रदर्शन कर दे। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं कि औरत को बोल दो कि तू ये जो कुर्सियाँ पोंछ रही है और झाड़ू लगा रही है और बर्तन मांज रही है और कपड़े धो रही है और बच्चों के पोतड़े साफ कर रही है, यही तो जीवन का उत्कर्ष है। इससे ऊंचा काम जीवन में कौन सा हो सकता है? ये बता दो महिला को, तो उसको ये बना रहे कि मैं कोई इज्जतदार काम कर रही हूँ, उसकी भी थोड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान उसका बना रहे। और फिर वो ऐसी कहती भी है, मुझ पे बड़े आक्षेप लगते हैं, कहते हैं इनके अनुसार तो बाहर के काम का ही महत्व है, घर के काम को तो ये कचरे बराबर नहीं मानते। अरे भाई साहब मेरी बात नहीं है ना, आप बता दो ना, आप बाहर क्यों जॉब करते हो? घर के काम का इतना महत्व है तो घर में ही जॉब कर लो और देख लो कि घर के काम के कितने पैसे मिलते हैं कहीं भी। आप एक होटल में भी जाते हो तो वहाँ पर किसका महत्व होता है? तनख्वाह किसकी ज़्यादा होती है, मैनेजर की, या जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, जो चादरें बदलने और टॉयलेट धोने आता है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है? लेकिन महिलाओं को धोखे में रखा जाता है। उनसे बोला जाता है कि यही रसोई और बिस्तर, पालना और पोतड़ा, यही दुनिया में सबसे ऊंचा काम है। मैं आपसे आग्रह करके कह रहा हूं कि आप थोड़ा होश से मूल्यांकन करिए ना कि कौन सा काम ऊंचा है, कौन सा नीचा है। ज़िंदगी भर वही रोटी और कद्दू और मटर छीलना और तेल उबालना, यही करते रह जाओगे और इसमें कहोगे कि बहुत गौरव की बात है। धार्मिक सांस्कृतिक गुरु लोग आ जाते हैं, बोलते हैं देखो महिला जब तेल उबालती है तो उसमें बस तेल नहीं उबलता, उसमें प्रेम भी उबलता है। कहते हैं महिला के हाथ का बना खाना, उसमें प्राणा ज़्यादा होता है, प्राणा अंग्रेजी में बोलते हैं, प्राणा ज़्यादा होता है जब महिला खाना बनाती है। तो काहे भाई, मैं पुरुष हूं तो निष्प्राण हूं क्या? मेरे प्राणा नहीं है? ये सब साजिशें हैं महिला को रसोई में कैद रखने की। और फिर वो कुछ बोलेगी कि नहीं, मुझे भी थोड़ा दुनिया देखने दो, मुझे भी थोड़ा विकसित होने दो, मुझे भी इंसान बनने दो। तो पुरुष के तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, बोलता है अरे जाने मन, तुम्हारे हाथों में जो रस है वो फिर खाने में कहाँ से आएगा अगर तुम बाहर का काम करने लगोगी? तो वो एकदम ऐसी हो जाती है कि अरे मेरी तारीफ हो गई, मेरी तारीफ हो गई। तो जिसमें जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ उसमें यह भी शामिल है कि पुरुष की नज़र से अपने आप को नहीं देखना कि उसने थोड़ी सी तारीफ कर दी और बिल्कुल बहक गए। अपनी नज़र से अपने आप को देखो ना।